तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो क्लास है ये क्लास आपके बीएड थर्ड सेमेस्टर की है। ये क्लास आपके बीएड थर्ड सेमेस्टर की है। और आपको पता ही होगा कि कल हम लोगों ने यूनिट 3 का ये पढ़ना स्टार्ट किया था और इसमें हमने जाना था कि समावेशन के बढ़ावा की अवधारणा क्या होती है, समावेशन क्या होता है, इसकी अवधारणा को क्यों बढ़ावा देना चाहिए। देन उसके बाद हमने जाना था कि बहिष्करण या अपवर्जन की अवधारणा क्या होती है और जो एक्सक्लूजन होता है उसको हमें रोकना क्यों चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ ली थी और काफ़ी अच्छे से पढ़ी थी हमने, और आपको समझ भी आया होगा। यदि आपको समझ नहीं आया होगा तो बताइएगा, तो फिर मैं कोशिश करूँगा। आज के इस क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आपका है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें सही दिखें। ठीक, हाँ, देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। थोड़ी सर्दी हो गई है और बहुत प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो रिकॉर्ड करने में, आवाज़ रह रह के बैठ जाता है। ठीक, देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समावेशीकरण को बढ़ावा देने व अपवर्जन को रोकने के लिए अपनाए गए कार्यक्रम। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं तो नहीं समझ पाइएगा। समावेशीकरण को बढ़ावा जब हम देंगे तो अपवर्जन क्या होगा, अपने आप रुक जाएगा, या अगर हम अपवर्जन को रोकते हैं तो समावेशन अपने आप बढ़ जाएगा। इन दोनों में इस प्रकार का संबंध ही है। ठीक, तो पूछा जा रहा है कि ऐसे कार्यक्रम बताइए जो सरकार के तरफ से चलाए गए हों स्कूल लेवल पे, जो समावेशीकरण को बढ़ावा देते हों और जो अपवर्जन है, एक्सक्लूजन हो, उसको क्या करते हों, रोकते हों। ठीक, उसको रोकते हों। ठीक, तो देखिए इस संबंध में जो समावेशन को बढ़ावा देने वाली पहली योजना थी वो आपकी है जिला प्राथमिक शिक्षा योजना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक, ये पहली योजना है और इसमें क्या है आपका देख सकते हैं, इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। शिक्षकों को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित करना इसमें शामिल था। शिक्षण सामग्री, अधिगम सामग्री को और परिष्कृत करने का प्रयास करना था व नवीनीकरण का प्रयास करना था कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसको और कैसे सुधार पाएँ उसमें, और नए नए टीचिंग लर्निंग मटेरियल को कैसे हम आविष्कार कर पाएँ या ला पाएँ। ठीक, ये चीज़ था। विद्यालयों में विशिष्टता से पूर्ण बालकों के समायोजन की क्षमता को बढ़ाना था कि जो विद्यालय में विशिष्टता से पूर्ण बालक हैं उनकी जो एडजस्टमेंट एबिलिटी है उसको बढ़ाया जाए। इसके बाद क्या था, इसके बाद था विभिन्न शैक्षिक संगठनों में कार्यरत जो शिक्षक हैं व जो कार्यकर्ता हैं जो उसमें कार्य कर रहे हैं को विशिष्ट बालकों की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु समर्थ बनाना, यानी कि विभिन्न शैक्षिक संगठनों में जो शिक्षक या कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि जो स्पेसिफिक चाइल्ड है या जो डिसेबल्ड चाइल्ड हैं उनकी जो आवश्यकता है उनको पूरा करने हेतु ये शिक्षक, ये कार्यकर्ता सक्षम हो पाए। ठीक, अगला क्या है, डीपीईपी में विशिष्टतापूर्ण बालकों के लिए एकीकृत शिक्षा को 1997 में जोड़ा गया। 1997 में इसमें आप एकीकृत शिक्षा को भी जोड़ दिया गया। ठीक ना। अगला योजना जो आपका है वो है आपका एकीकृत शिक्षा विकास योजना, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड। ठीक, एकीकृत शिक्षा विकास योजना। एकीकृत का मतलब क्या होता है कि जितने भी प्रकार के विद्यार्थी हैं सबको हम एक ही जगह पे शिक्षा देंगे जोड़ के। ठीक ना, इंटीग्रेटेड करके। देखिए इसमें क्या है, इसमें है आपका 1987 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको हम MHRD बोलते हैं। तो इतना, अगर इतना लंबा नाम याद नहीं रहेगा तो शॉर्ट में याद कीजिएगा MHRD। ठीक, ने यूनिसेफ और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, यदि इतना लंबा याद ना रहे तो इसको याद कर लीजिएगा NCERT के नाम से। तो बोला क्या जा रहा है, 1987 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD ने यूनिसेफ और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के सहयोग से विकलांगों के लिए एकीकृत शिक्षा परियोजना, जिसको PIED बोलते हैं, विकसित की, डेवलप की।
परियोजना का उद्देश्य आईईडीसी योजना एनसीईआरटी 1987 को मजबूत करना था। पीआईईडी इसलिए लाया गया क्योंकि एनसीईआरटी के द्वारा 1987 में आईईडीसी योजना एक लाया गया था, तो इसके द्वारा इसको मजबूत करना था आईईडीसी को। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आईईडीसी का क्या फुल फॉर्म है आप देख लीजिए। आईईडीसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, जो कि 1974 में आया था। और ये आया किसके द्वारा था? बाई कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा आया था। इसका उद्देश्य क्या था? सामान्य विद्यालयों में विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करना है, ताकि विद्यालय प्रणाली में उनके प्रति धारणा को सुविधाजनक बनाया जा सके। ठीक, इसके बाद आईईडीसी से एक और बात जुड़ी है कि आईईडीसी में शिक्षण से संबंधित प्रणालियों को विकसित किया। आईईडीसी से आगे चलकर यह लाभ हुआ कि विशिष्टतापूर्ण बालकों की केवल उपस्थिति ही नहीं बल्कि कक्षाओं में स्थायित्व भी बढ़ा, कक्षाओं में उनका स्थायित्व बढ़ा, कक्षा में उनकी स्वीकार्यता बढ़ी, कक्षा में उनका मनोबल बढ़ा। ठीक, तीसरी जो योजना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो क्या है आपका? जिला पुनर्वास केंद्र और विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। क्या है? जिला पुनर्वास केंद्र और विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। इंग्लिश में हम बोलेंगे नेशनल प्रोग्राम फॉर रिहाइबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, शॉर्ट में बोलेंगे एनपीआरपीडी। एनपीआरपीडी आपको याद रखना है, ठीक ना। अब देखिए इसके अंदर क्या है, भारत में जिला पुनर्वास केंद्र डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा 2000 में की गई। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एवं एंड एम्पावरमेंट द्वारा 2000 में की गई। इससे पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के उद्देश्य की पूर्ति करनी थी। तो दो चीज़ याद रखिएगा कि जो जिला पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई भारत में, वो पहले बात तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा की गई, और इसको इसलिए की गई कि जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 आया था उसके उद्देश्य की पूर्ति इसके द्वारा हो रही थी। ठीक, तो ये दो चीज़ आप याद रखेंगे इसके विषय में। आगे क्या है, यह कम से कम 11 राज्यों यानी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में शुरू किया गया। तो तीसरी बात ये याद रखनी है कि ये इस योजना को 11 राज्यों में चालू किया गया। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। आगे क्या है, आगे है देखिए 1999 में एनपीआरपीडी को स्थापित किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र द्वारा राज्यों की सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि यह कार्यक्रम जिला स्तर पर अच्छी तरह से चल सके। ठीक, केंद्र के द्वारा राज्य सरकारों को आर्थिक फंड दिया जाता है ताकि यह कार्यक्रम जिला स्तर पर अच्छे से लागू हो सके, क्योंकि इस योजना का नाम ही था जिला पुनर्वास केंद्र। यानी हम एक ऐसे केंद्र की स्थापना करेंगे जो जिला में होगा और जो विकलांग बच्चों की देखभाल करेगा, विकलांग व्यक्तियों की देखभाल करेगा, उनको विकलांगता का सर्टिफिकेट देगा, उनको विकलांगता के लिए जो उपकरण चाहिए, उनकी विकलांगता को फुलफिल करने के लिए वो उपकरण देगा और उनकी देखभाल करेगा। इन सभी क्षेत्रों में कार्य करने के लिए जिला पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई। ठीक, देखिए आगे देखिए, इसमें भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य विशिष्ट बालकों को परिपक्व बनाने एवं उनके परिवारों व समुदायों को सहायता प्रदान कर सशक्त बनाने का प्रयास था। मैंने बता ही दिया आपको, तो समझ ही गए होंगे कि एक ऐसा सेंटर स्थापित करना था जो कि विकलांग बच्चों की देखभाल करे, उनको इनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करे। ठीक, इसमें पुनर्वास जो कर्मचारी थे, इस सेंटर में जो कर्मचारी नियुक्त किए गए थे वो ब्लॉक स्तर, ग्राम पंचायत यानी ग्रास रूट लेवल पे काम करना था इनको, और ब्लॉक स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर भी ऐसे कर्मचारियों को उस जिला पुनर्वास केंद्र के अंतर्गत नियुक्त किया गया। ठीक, ताकि गांव-गांव में जितने भी डिसेबल्ड पर्सन हैं उनकी जांच हो सके और उनकी जो भी व्यक्तिगत आवश्यकता है उनकी डिसेबिलिटी को फुलफिल करने के लिए वो चीज़ उनको दिया जा सके। ठीक, आवाज़ एकदम बैठी जा रही है, ठीक ना, बहुत ही दिक्कत हो रहा है वीडियो रिकॉर्ड करने में। देखिए आगे क्या है,
डायरेक्ट रेफरल एंड ट्रेनिंग सेंटर एंड स्टेट रिसोर्सेस सेंटर भी स्थापित किए गए इसके अंतर्गत। डायरेक्ट रेफरल एंड ट्रेनिंग सेंटर एंड स्टेट रिसोर्सेस सेंटर भी स्थापित किए गए। ठीक, डायरेक्ट रेफरल एंड ट्रेनिंग सेंटर का क्या मतलब है? ये लोगों को डायरेक्ट जाके लाभ पहुंचाएंगे। कैसे लोगों को? जो डिसएबल्ड पर्सन है। ठीक, ये आपका जिला पुनर्वास केंद्र के ही अंतर्गत स्थापित किया गया डिस्ट्रिक्ट रेफरल एंड ट्रेनिंग सेंटर। ठीक, लोगों को विस्तृत पुनर्वास सुविधाएं देने का ये कार्य करते थे। व्हील चेयर जैसे प्रदान करना, कोई चल नहीं सकता तो, या कोई उसके पास व्हील चेयर है लेकिन वो सही से वर्क नहीं कर रहा है तो उसकी मरम्मत का जिम्मा उठाते थे ये लोग। ठीक, किसी को यदि विजन की समस्या है तो मेडिसिन दे ना, बस पास प्रदान करना विकलांगों को ताकि उनका बस में भाड़ा न लगे, विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदान करना, सिविल अस्पताल में कैंप लगा के विकलांग लोगों की जांच करना। तो ये सारी चीज़ें इनके काम थे। ठीक, चौथा क्या है? चौथा आपका योजना है जॉयफुल इंक्लूजन पैक बेंगलोर कर्नाटक। ठीक, जॉयफुल इंक्लूजन पैक बेंगलोर कर्नाटक, इसके अंदर क्या था आप देख सकते हैं। इसे कर्नाटक में ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु शुरू किया गया था। कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। यह पहल इस धारणा पर आधारित है कि अधिगम को सभी के लिए सुगम बनाया जा सकता है, कि जो लर्निंग है वो सभी के लिए आसान हो सकता है, सभी कोई लर्निंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ व्यक्तिगत अधिगम, नई तकनीक, सामूहिक कार्य, कौशल विकास के लिए कार्यक्रम इसके अंतर्गत शामिल है। तो ये चीज़ आप इसके अंतर्गत याद रखेंगे। और फिर इसके बाद एक सेकेंड, एक सेकेंड अब मुझे थोड़ा, तो देखिए थोड़ी सी पीडीएफ आगे पीछे हो गई थी, हम थोड़ा सा एक बार वापस से देखेंगे। ठीक, वापस से देखते हैं। देखिए, जॉयफुल इंक्लूजन पैक बेंगलोर कर्नाटक जो योजना थी, इसे कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों को ट्रेंड करने के लिए शुरू किया गया था। ठीक, और ये जो जॉयफुल इंक्लूजन पैक है, ये जो पहल था इस धारणा पर आधारित है कि जो अधिगम है ना, उसको हम सभी के लिए क्या कर देंगे? सुगम बना देंगे, सभी कोई उस अधिगम को ले सकते हैं। ठीक, तो इसके अंतर्गत जो किया गया वो चेकलिस्ट की सहायता से अधिगम में हुई उपलब्धि का माप किया जाना, कि भाई हमने चेकलिस्ट को लाया, चेकलिस्ट के माध्यम से उस पर टिक कर करके हम ये देखेंगे कि बच्चे ने कितना अधिगम किया है, बच्चे के अधिगम की उपलब्धि का हम पता लगाएंगे। अधिगम को प्राप्त करने वाली क्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए सरलीकृत कार्ड का सहारा लेना इसमें शामिल था, कि बच्चे ने जो जो अधिगम प्राप्त कर लिया है उसको दिखाने के लिए हम एक सरलीकृत कार्ड का सहारा लेंगे। ठीक, इसके बाद क्या था? यह पहल मूल्यांकन की सीमाओं पर प्रतिबंध नहीं लगाता था, मूल्यांकन एकदम आसानी से बच्चे का हो जाए। सभी शैक्षिक स्तर के अभिभावकों के लिए भी मूल्यांकन को समझाना बेहद आसान किया, कि भाई सरलीकृत कार्ड चेकलिस्ट के माध्यम से जो अभिभावक हैं बच्चे के, वो मूल्यांकन को समझ पाएंगे कि मेरा जो बच्चा है वो कितना लर्निंग किया है। ठीक, जो पांचवी योजना है वो है उड़ीसा पोर्टेज प्रोजेक्ट बेंगलोर कर्नाटक। उड़ीसा पोर्टेज प्रोजेक्ट बेंगलोर कर्नाटक, इसमें क्या है? यह प्रोजेक्ट कर्नाटक के स्कूलों में नामांकन की घटती दरों को रोकने के लिए था। कर्नाटक के स्कूलों में इनरोलमेंट रेट घट रही थी, तो इसके लिए इस योजना को लाया गया था। इस योजना के अंदर क्या था? इसमें किसी भी बालक को उसके विकास के आरंभिक दौर में ही किसी विशिष्टता के नकारात्मक प्रभाव को पहचान कर स्कूल में प्रवेश दिया जाना था, कि कोई भी बच्चा है और वो बाल्यावस्था में है। कौन सी अवस्था में है? बाल्यावस्था में है। और आपको पता होगा कि बाल्यावस्था में बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। तो बाल्यावस्था में ही हम क्या करेंगे? इसकी विशिष्टता का पता लगाएंगे कि बच्चा किन चीज़ों में विशिष्ट है, इसको लर्निंग डिसेबिलिटी है या फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम है, विजन प्रॉब्लम है, या फिर ये बहुत पढ़ने में तेज है, किसी भी प्रकार की विशिष्टता है तो इसका पता लगाया जाएगा। और
लेकिन यहाँ पे बोला है विशिष्टता के नकारात्मक प्रभाव। हाँ, तो विशिष्टता के नकारात्मक प्रभाव को पहचान कर इसको स्कूल में उसी के अनुसार प्रवेश दिया जाता था, ठीक ना। तो ये चीज़ था, यानी कि बाल्यावस्था में ही उसके विशिष्टता को पहचान कर उसको स्कूल में प्रवेश दिया जाता था। और बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट की पहुंच घर घर तक है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत यूएसए यूनेस्को 1995 में हुई थी। अब देखिए, बाल्यावस्था में यदि किसी बच्चे के विशिष्टता को हम पहचान कर उसे एडमिशन देते हैं तो फ़ायदा क्या होता है कि उसी प्रकार से उसको हम शिक्षा देंगे, उसी प्रकार से उसको हम लर्निंग कराएंगे, उसी प्रकार से अध्यापक उसके साथ कोऑपरेट करेगा, तो बच्चा क्या है, अच्छे से लर्निंग कर सकता है। इसके बाद जो अगला है वो अगला है श्री राम कृष्ण मिशन विद्यालय व IHRD कार्यक्रम। यह प्रोग्राम साधन संपन्न व सामान्य शिक्षकों द्वारा लागू किया जाता है। इसे विशिष्टतापूर्ण बालकों की शिक्षा के लिए IHRD इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा समावेशीकरण को बढ़ावा देने हेतु शुरू किया गया था। तो इसके विषय में आप ये दो चीज़ें याद रखिएगा। अगला योजना क्या है, सर सापुरजी बिलीमोरिया फाउंडेशन मुंबई महाराष्ट्र। सर सापुरजी बिलीमोरिया फाउंडेशन मुंबई महाराष्ट्र। यह संस्था शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए 1998 में शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। इसके साथ साथ व्यक्तिगत अधिगम, नई तकनीक, सामूहिक कार्य, कौशल विकास के लिए कार्यक्रम शामिल थे। आज का जो लास्ट योजना है वो क्या है, शिक्षित युवा सेवा समिति बस्ती उत्तर प्रदेश। ठीक, देखिए इसमें क्या है, इस समिति का क्रियान्वयन 1994 में शुरू किया गया। इसके अंतर्गत दृष्टि बाधित रूप से लाइलाज व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए चुना जाता था। जो दृष्टि बाधित व्यक्ति थे और उनको इलाज की ज़रूरत थी तो उनको पुनर्वास के लिए चुना जाता था, उनको पुनर्वास में ले जाया जाता था। इस प्रोजेक्ट में कर्मचारियों को समुदाय आधारित पुनर्वास के लिए प्रशिक्षित किया जाता था कि वे समुदाय में कैसे रह सकें, ठीक ना। यह प्रोजेक्ट एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसके अंतर्गत डेनिश दूतावास ने बस्ती जिले को चुना था। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये पुनर्वास से संबंधित है। इसका क्रियान्वयन 1994 में किया गया है। जो दृष्टिबाधित पर्सन थे और जो इलाज के लायक थे उनको पुनर्वास के लिए चुना जाता था और पुनर्वास में रखने के लिए इनको प्रशिक्षित भी किया जाता था, ठीक ना। तो आज आपका जो यूनिट 3 का ये है वो समाप्त हो गया। यूनिट 3 का ए आपका समाप्त हो गया। हम लोग कल से स्टार्ट कर देंगे यूनिट 3 का बी और उसके बाद 4 का ए, 4 का बी और ये पेपर आपका खत्म। तो चैनल पे नए होंगे मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट PDF एग्ज़ाम के समय दी जाती हैं। और इसके अलावा आप BEd 3rd सेमेस्टर के जितने भी छात्राध्यापक हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी की हेल्प हो जाए, ठीक ना। तो आप सभी की हेल्प कीजिए और वीडियो को एक बार शेयर कीजिए। अगर आप हमसे कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर हमसे कोई भी डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में।